अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे, जिसमें हम 2-3 चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी हैं, इनको एक साथ ही पढ़ेंगे। पहली बात है कि जो प्राइमरी एजुकेशन में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनको हम निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें अवेलेबल कराते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा उन्हें यूनिफॉर्म्स प्रोवाइड कराई जाती हैं, साल में 2 यूनिफॉर्म दी जाती हैं, उसके क्या प्रावधान है उसको देखेंगे। उसके अलावा विद्यालयों को जो फर्नीचर उपलब्ध कराया जाता है, उसमें कितना पैसा दिया जाता है, कितनी बार दिया जाता है, और छात्रवृत्ति वितरण से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं प्राथमिक स्तर पर चल रही हैं। तो सबसे पहले अगर हम निःशुल्क गणवेश की बात करें, जो फ्री यूनिफॉर्म है, उसके लाभार्थी कौन कौन होंगे। तो प्राइमरी और अपर प्राइमरी यानी कक्षा 1 से लेके 8 तक पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को ये सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें 2 यूनिफॉर्म हर बच्चे को दी जाएगी, और इन की जो कीमत है वो 300 रुपए डिसाइड की गई है। पिछले साल तक यानी ये 2019 में 300 रुपए इसकी कीमत बताई गई है, जबकि इससे पहले ये 200 रुपए प्रति गणवेश इसकी वैल्यू दी गई थी। 200 रुपए प्रति गणवेश के हिसाब से भुगतान किया जाता था। इस सुविधा के अंतर्गत 1,58,000 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय, मतलब 1.5 लाख लमसम हम मान के चलें, 1.5 लाख विद्यालय हैं जिनको ये कवर करता है। और इन विद्यालयों में अगर हम 100 बच्चे अगर एक में मान के चल लें, तो 1.5 करोड़ के करीब बच्चे जो हैं वो इन विद्यालयों में इनरोल्ड हैं। यानी 1.5 करोड़ बच्चों को हम 2 यूनिफॉर्म हर साल प्रोवाइड कराते हैं, 300 रुपए प्रति यूनिफॉर्म के हिसाब से। इसकी जो मानक है और आपूर्ति है, उसका हम जो लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से अगर बात करें, तो जो शिक्षा सचिव रेणुका कुमार है, इन्होंने एक नई पायलट योजना शुरू की है, और इन्होंने कुछ 4 जिलों को इस पायलट प्रोजेक्ट में एक खास परियोजना के अंतर्गत खादी जो उद्योग है उससे हमने यूनिफॉर्म प्रोवाइड कराने की शुरुआत की है। तो इनके हिसाब जो इनका अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट है उसके हिसाब से लखनऊ, मिर्जापुर, सीतापुर और बहराइच, ये 4 जिले हैं। लखनऊ, मिर्जापुर, सीतापुर और बहराइच, इसमें खादी एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा यूनिफॉर्म की आपूर्ति की जाएगी। और जो इस यूनिफॉर्म के जो मानक होंगे, उनकी गुणवत्ता के संबंध में जो भी नियमावली होगी, उसको भी कौन डिसाइड करेगा, उसको भी उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं विकास विभाग द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ये चीजें डिसाइड होंगी। उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामीण विकास विभाग जो है वही इसका आपूर्ति करेगा। और जो यूनिफॉर्म इन्होंने डिसाइड किया है उसमें रेड कलर की चेक की शर्ट बॉयज के लिए, इसके साथ ट्राउजर्स जो कि ब्राउन कलर के होंगे। गर्ल्स के लिए रेड कलर का टॉप और ब्राउन कलर की स्कर्ट, ये डिसाइड किया गया है। रेड कलर का दोनों का अपर जो है वो रेड कलर का रहेगा, और ट्राउजर या स्कर्ट जो है वो ब्राउन कलर की रहेंगी। और जो कॉलर्स होंगे शर्ट के और टॉप के, वो भी ब्राउन कलर के निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा जो टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें से 4 जिलों में तो ये पायलट प्रोजेक्ट चल ही रहा है। बाकी के जो 71 जिले हैं, वहां पर जो मानकों का निर्धारण है वो सेंट्रल टेक्सटाइल मिनिस्ट्री द्वारा एक आयोग गठित किया जाएगा, एक समिति गठित की जाएगी, उसके हिसाब से वो उन मानकों के हिसाब से वो गणवेश प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इन मानकों के आधार पर ही जो है वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो गणवेश की है वो रिलीज की जाती है। अगर इन मानकों के आधार पर जो गणवेश खरीदे गए हैं वो खरे उतरते हैं, जो हम गणवेश की राशि होती है वो वर्तमान में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है बच्चों की संख्या के हिसाब से। 75% पहले ही रिलीज हो जाती है, और बाकी 25% तभी रिलीज की जाती है जब ये चेक हो जाता है कि उसमें जो मानक निर्धारित सेंट्रल टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की समिति ने जो भी निर्धारित किए हैं मानक, उनके अकॉर्डिंग वो यूनिफॉर्म है। तो ये 2 चीजें थी। 4 जिलों में तो हमने एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया है, जहां पर हम उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा यूनिफॉर्म सप्लाई करेंगे। इनके मानक भी खादी एवं उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामीण विकास विभाग ही निर्धारित करेगा। हमने यूनिफॉर्म के बारे में बताया, रेड कलर की शर्ट, चेक शर्ट, और रेड कलर का टॉप, रेड कलर की स्कर्ट गर्ल्स में, और ब्राउन कलर की स्कर्ट गर्ल्स के लिए, और ब्राउन कलर के ट्राउजर्स बॉयज के लिए अवेलेबल कराए जाएंगे। इसकी मॉनिटरिंग कैसे होती है,
उसकी हम बात करेंगे। जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कमेटी गठित की जाती है, मॉनिटरिंग कमेटी गठित की जाती है, जो यूनिफॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो सही बच्चे हैं उन्हीं तक उनको उसका लाभ मिल रहा है, बीच में पैसे का कोई हेर फेर तो नहीं है, क्वालिटी मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है, इन सब चीज़ों की मॉनिटरिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक मॉनिटरिंग कमेटी के द्वारा की जाती है। ये जो मॉनिटरिंग कमेटी होती है, इसका जो हेड है वो हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिलाधिकारी होता है। इसके अलावा इसमें बाकी सदस्य जो हैं, उन सदस्यों में काफ़ी टॉप लेवल के ऑफिशियल्स जैसे चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, मुख्य विकास अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, डाइट के प्राचार्य, पंचायत राज अधिकारी, मुख्य कोषागार अधिकारी सम्मिलित होते हैं। इनमें अधिकतर अधिकारियों के नाम से आप परिचित होंगे। जहां तक महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र की बात है, ये भी ज्वाइंट डायरेक्टर यानी निदेशक के स्तर का अधिकारी होता है, और हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंट्रल होता है, जो कि उस जिले में मध्यम और छोटे उद्योगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराता है, उनको नियमित करता है और उनकी स्थापना के लिए प्रयासरत होता है। तो MSME का जो सेक्टर है उसमें ये जिला उद्योग केंद्रों के अंतर्गत वो चलाए जाते हैं, और उसका जो सर्वोच्च अधिकारी है वो महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र होता है। इसके अलावा एक चीज ये जो आई पंचायत राज अधिकारी, ये पंचायती राज यानी NPRC जो आप कह रहे थे उस लेवल पे पहुंच रहा है। 2 अधिकारी जो है वो काम करते हैं BDO के अंतर्गत। जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है उसमें पहला है पंचायत राज अधिकारी और दूसरा है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ये जो पंचायत राज अधिकारी है वो BDO के अंडर में काम करने वाला, अंतर्गत काम करने वाला अधिकारी होता है। तो इन सबको मिलाकर एक मॉनिटरिंग कमेटी बनती है, जो ये देखती है कि बच्चों की संख्या के अनुरूप ही गणवेश खरीदे गए हैं, और जो गणवेश खरीदे गए हैं उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सेंट्रल टेक्सटाइल मिनिस्ट्री द्वारा जो नॉर्म्स प्रोवाइड कराए गए हैं उनके अकॉर्डिंग्स में हैं। तो ये चीज़ें, बस इतनी चीज़ हमको इसके बारे में जाननी थी। सबसे पहले हमने जाना इसके लाभार्थी कौन है, फिर हमने देखा कि इसके नॉर्म्स कैसे बनाए जाते हैं और आपूर्ति कहाँ से होगी, फिर उसकी मॉनिटरिंग देखी। अब हम अगली बात जो बात करेंगे, ये तो थी आपकी छात्रवृत्ति से रिलेटेड। दूसरा जो टॉपिक हम इसमें लेंगे वो निशुल्क पाठ्य पुस्तकों के संबंध में लेंगे। तो एक तो हम फ्री यूनिफॉर्म तो दे ही रहे हैं, उसके अलावा हम जो भी बच्चे हैं सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत पढ़ने वाले, उनको हम निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का भी वितरण कर रहे हैं। इसके लाभार्थी वही हैं जो यूनिफॉर्म्स के थे आपके सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो भी विद्यालय हैं उनमें पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्र। इसके अलावा एक चीज जो अभी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ी थी, उनको भी आप इसी के अंतर्गत ले लेंगे। जो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के केंद्र हैं या मदरसे हैं या सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय, उनमें पढ़ने वाले बच्चे, उनको भी इसका लाभ प्रदान किया जाता है। उद्देश्य यह है कि जो शिक्षा है वो उसके लिए पुस्तकों की आवश्यकता है, पुस्तकों को खरीदने के लिए धन की आवश्यकता है, चूंकि हमारी जनता वो अगर खरीदने में सक्षम नहीं है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसको अवेलेबल करा रहे हैं, जिससे हमारी शिक्षा का प्रसार हो सके, हर आदमी उसको अवेल कर सके। तो शिक्षा को व्यापक और जनग्राही हर व्यक्ति तक पहुंचाने योग्य, ग्रहण करने योग्य हो सके शिक्षा, ये करना हमारा इसका उद्देश्य है। इसमें क्या प्रावधान है, कैसे काम करता है, इसकी अगर हम बात करें तो जो सबसे पहली तो चीज ये है कि हमें ये पता करना होगा कि हमें कितनी बुक्स पब्लिश करनी है। तो जो बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स कितनी पब्लिश की जाएंगी, ये हम पिछले साल जो पिछला सत्र है उसमें विद्यालय में कितनी उस समय कितनी हमने बुक्स पब्लिश मतलब डिस्ट्रीब्यूट की थी, उसी के लमसम हम बुक्स को पब्लिश करते हैं, और जो भी लाभार्थी हैं उनको ये पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अलावा इन पाठ्य पुस्तकों के अलावा जो क्लास 1 और 2 के बच्चे हैं उनको हिंदी और गणित की नोटबुक भी, कार्य पुस्तिका भी दी जाती है, और जो कक्षा 3 और कक्षा 5 में पढ़ने वाले बच्चे हैं उसको गणित और अंग्रेजी की कार्य पुस्तिका प्रदान कराई जाती है। इसके अलावा जो डाइट्स हैं जिले में, उनको भी जितनी बुक्स हम पढ़ाते हैं कक्षा 1 से लेकर 8 तक, उसका पूरा एक सेट जो है वो 10 सेट में ये पुस्तकें 10-10 सेट हमको उपलब्ध कराए जाते हैं। वजह ये है कि कल को जब ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कराए जाएंगे प्राइमरी टीचर्स के लिए,
तो उसमें एज ए रेफरेंस मटेरियल ये बुक्स यूज की जाती हैं। इसमें वित्तीय प्रबंधन कैसे हो रहा है? इसका जो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत पैसा आता है वो तो सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बालकों के लिए, अगर बॉयज में बात करें तो सिर्फ SC ST के बॉयज के को ही बुक्स देने का पैसा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आता है। और लड़कियों के मामले में बात करें तो किसी भी वर्ग की बालिका हो उसको सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत मुफ्त पाठ्य पुस्तक प्रदान की जाती है। मगर हमारे प्राइमरी विद्यालयों में, प्राथमिक विद्यालयों में जो है सभी बच्चों को ये फ्री ऑफ कॉस्ट पुस्तकें अवेलेबल कराई जाती हैं। तो जो सर्व शिक्षा अभियान से कवर्ड नहीं है स्टूडेंट, यानी जनरल कैटेगरी के बॉयज हैं, उनको पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट द्वारा की जाती है। स्टेट लेवल पर हमारा एक बेसिक एजुकेशन डायरेक्टरेट है, बेसिक शिक्षा निदेशालय। वहां पर एक ऑफिस है जो पाठ्य पुस्तकों के राज्य, जिसको हम कहें, नाम क्या है, ये राज्य पाठ्य पुस्तक कार्यालय। तो राज्य पाठ्य पुस्तक कार्यालय जो कि बेसिक शिक्षा निदेशालय में अवस्थित है, वो पाठ्य पुस्तकों की टाइमली प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसमें हमने देखा कि सबसे पहले लाभार्थी देखे, फिर उद्देश्य देखा, प्रावधान देखा। सबसे पहले देखा कि नंबर ऑफ बुक्स कैसे डिसाइड की जाएंगे, नोटबुक्स क्लास 1 और 2 में और क्लास 3 और 5 में कौन कौन सी दी जाती है, डाइट्स को अवेलेबल कराई जाती है। वित्तीय प्रबंधन में हमने देखा कि जो SSA के अंतर्गत राशि आती है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बालकों के लिए आती है केवल, और सभी समस्त वर्गों की बालिकाओं के लिए आती है। जो बाकी जनरल कैटेगरी के बालक हैं, छात्र हैं, उनके लिए पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट करती है। पुस्तकों का टाइमली प्रिंटिंग और टाइमली डिस्ट्रीब्यूशन सुनिश्चित करता है राज्य पाठ्य पुस्तक कार्यालय, जो कि बेसिक शिक्षा निदेशालय में अवस्थित होता है। अगली बात हमें जो जाननी है वो फर्नीचर के बारे में जाननी है। जो सर्व शिक्षा अभियान है उसके अंतर्गत राज्य सरकार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के लिए फर्नीचर उपलब्ध कराती है। ये जो फर्नीचर उपलब्ध कराया जाता है ये वन टाइम कराया जाता है। वन टाइम का मतलब जब कोई विद्यालय खोला गया है या उच्चीकृत किया गया है, उस समय इस फर्नीचर के मद में धन व्यय किया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर जो पैसा आता है वो पैसा बेंच और डेस्क के लिए आता है। तो प्रति विद्यालय जो है 1,27,400 रुपए बेंच और डेस्क की व्यवस्था के लिए किया जाता है। लेकिन जो प्राथमिक स्तर के विद्यालय हैं, यानी कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय हैं, तो उसमें दो प्रावधान है कि कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों के लिए तो चौकियों की व्यवस्था है जिसके ऊपर वो लिख सकें, तो चौकियों की व्यवस्था उनके लिए की जाती है। लेकिन कक्षा 4 और 5 के बच्चों के लिए बैठने के लिए टाट पट्टी की व्यवस्था के लिए पैसा दिया जाता है, और इसलिए प्राथमिक विद्यालय में जो धनराशि दी जाती है वो 95,000 रुपए, 9,500 रुपए प्रदान किए जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट मिशन कायाकल्प अभी 2017 से शुरू हुआ है। इसमें क्या किया जाता है कि सरकार के द्वारा तो इन चीज़ों के लिए धन अलग से बाद में दोबारा नहीं आता, कि जो विद्यालय की साज सज्जा है, विद्यालय में अगर टाइल्स लगाने हैं, विद्यालय पे अगर कोई RO प्लांट लगाना है जिसमें बच्चे पानी पी सकें, तो इन सब के लिए एक नया इनिशिएटिव शुरू किया गया है जिसमें समाज के जो गणमान्य सदस्य हैं वो किसी विद्यालय में कोई विशेष सुविधा की आपूर्ति कर सकते हैं। दान के रूप में ये धन इकट्ठा किया जाता है और ये सुविधा वहाँ प्रोवाइड की जाती है। तो इसके अंतर्गत यदि कोई समुदाय के लोग मिलकर कुछ चंदा इकट्ठा करके विद्यालय को फर्नीचर देना चाहें तो वो दे सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट से इसके लिए दोबारा कोई धन नहीं इशू किया जाता है। मिशन कायाकल्प के अंतर्गत कई विद्यालयों का जो है वो गोद लिया गया, कुछ में बहुत अच्छे भी काम हुए हैं। पूरे विद्यालय की रंग रोगन से लेकर वहाँ पे टाइल्स लगाना और वहाँ पे खेल का मैदान, झूले वगैरह काफी चीजें इसमें की गई हैं, और कई विद्यालय आदर्श विद्यालय में मिशन कायाकल्प के अंतर्गत तब्दील हुए हैं। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है मिशन कायाकल्प के अंतर्गत, जब कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व होती है तो जो विद्यालय है उसका स्वामित्व एक तरीके से समुदाय पे होता है, और समुदाय उसमें जब इन्वॉल्व होता है तो वहाँ पर शिक्षकों की गुणवत्ता से लेके वहाँ पे नियमित पठन पाठन की व्यवस्था, इन सब चीजों पर कम्युनिटी अपना एक नजर बनाए रखती है, और उस विद्यालय, मतलब विद्यालय और समाज के बीच में एक विशेष
संबंध स्थापित हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि फर्नीचर के लिए वन टाइम पैसा आता है, उसके अतिरिक्त हर साल जो है वो इन चीज़ों की रख रखाव विद्यालय में रंगाई पुताई के लिए, और अगर कोई टूट फूट हुई है उसकी मरम्मत के लिए पैसा इशू किया जाता है प्रति वर्ष। तो प्राथमिक स्तर पर 5,000 रुपए और उच्च प्राथमिक स्तर पर 7,000 रुपए रख रखाव और पुताई रंगाई के काम के लिए विद्यालय को प्रदान किए जाते हैं। तो फर्नीचर के में सिर्फ इतनी ही फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। अगला हमारा टॉपिक है छात्रवृत्ति वितरण का। छात्रवृत्ति वितरण जो है वो इस वर्तमान में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत छात्रवृत्ति वितरण जो है वो समाप्त हो चुकी है। किसी भी कक्षा में कक्षा 1 से लेकर 8 तक किसी भी तरीके की छात्रवृत्ति का प्रावधान नहीं है। लेकिन इससे पहले समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक विभाग, पिछड़ा वर्ग आयोग और विकलांग कल्याण विभाग, ये 3-4 विभाग थे। विकलांग कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक विभाग और समाज कल्याण विभाग, ये चारों विभाग जो अपने लाभार्थी हैं, जैसे समाज कल्याण विभाग अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के अलावा जनरल कैटेगरी के बच्चों को भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराता था। अल्पसंख्यक विभाग जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराता था। जो पिछड़ा वर्ग आयोग है वो पिछड़े वर्ग के बच्चों, ओबीसी के बच्चों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराता था। और जो विकलांग कल्याण विभाग है वो विकलांग छात्रों को ये धनराशि उपलब्ध कराता था। इसमें जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती थी वो प्राइमरी लेवल पर 300 रुपए और अपर प्राइमरी लेवल पर 480 रुपए प्रति छात्र प्रदान की जाती थी। तो ये हमारे आज के टॉपिक खत्म होते हैं यहाँ पर। स्क्रीन बंद कर दीजिए बेटा। पूनम।